हेलो नवीना, हेलो कृष्णा, हेलो नितिन। ओके। लेट से ज्वाइन करने के बाद भी कम ही लोग हैं आज। मैं तो प्रॉपर टाइम देता हूँ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कृष्णा, खाना खा लिया? गुड इवनिंग नवीना। कितने दिन से कहाँ थे भाई नवीना? कहाँ घूम रहे थे? कहाँ मंडरा रहे थे? खैर, हम लोग शुरू करते हैं क्योंकि डिले करना सही नहीं है। जो आएगा आएगा बीच में, और क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक है हमारा, जैसे कि मैंने बोला था कि आज का टॉपिक जो है अनाउंसमेंट में तुमने सुना होगा, पॉपुलेशन इकोलॉजी है। ठीक है। डेफिनेटली पॉपुलेशन इकोलॉजी थोड़ा पढ़ेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको हम बोलते हैं बायो डेफिनेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। तो बायोम जो था वो हमने पढ़ा था, कौन सा, वो एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की हमने बात की थी शुरू में। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात की थी। तो टॉप मोस्ट में तो था बायोस्फीयर, उसके नीचे क्या था? बायोम। ठीक है। तो बायोम कभी कोई पूछ दिया तो इसका डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन आ जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोम, और इसमें क्या क्या होता है, थोड़ा ये चीज एक्सप्लेन करें। तो अगर एक बायोम की बात करें तो ये एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है दैट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द क्लाइमेट। सबसे जरूरी चीज याद रखना, पहला पॉइंटर है क्लाइमेट, दूसरा क्या है? प्लांट का स्पीसीज, तीसरा क्या है? एनिमल। तीन पॉइंटर्स पे वो काम करेगा। ठीक है। एक बायोम के अंदर बहुत सारे इकोसिस्टम्स होंगे विद इन ए सेम एरिया। इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम्स मौजूद होते हैं, जिसमें कि टेरेस्ट्रियल बायोम्स जो होता है वो हमने पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को भी रखता है, टेम्परेट फॉरेस्ट को भी रखता है, ग्रासलैंड्स को भी रखता है, डेजर्ट्स को भी रखता है, टुंड्रा को भी रखता है, टाइगा को भी रखता है, सवाना को भी रखता है, छपराल को भी रखता है। ठीक है। तो ये सारे जो टेरेस्ट्रियल बायोम्स मौजूद हैं, इनके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत है। क्लियर? तो हमको क्वेश्चन आ रखा है, अगर हम बात करते हैं इन पे क्वेश्चन आया है 2020 से लेके 2021 तक। बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे वो बायोम से पूछे गए थे, बायोम से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है। तो उसमें एक नाम बहुत बार बार आया था जिसका आंसर था छपराल। अब ये बात करता है छपराल है क्या। ठीक है। छपराल एक श्रब लैंड्स होता है जिसमें कि बहुत कम ट्रीज दिखेगा, इसको हम बोलते हैं छपराल। जैसे कि यहाँ पे तुमको दिख रहे होंगे, ये पहाड़ है और यहाँ पे बुशेस है, ये सब छोटे छोटे बुशेस है। ठीक है, जिनको हम श्रबलैंड्स बोलो, एक तरीके से श्रबलैंड्स है। और ट्रीज जो है बहुत छोटे छोटे कम पैचेस में दिखेंगे तो हम उसको छपराल बोलते हैं। छपराल का जो रेनफॉल है काफी कम है, 25 से 30 इंच ऑफ रेनफॉल एनुअली रिसीव करता है। और कब रिसीव करता है? चीफली इन विंटर, विंटर में ही ये रिसीव करता है मोस्टली रेन। ये भी याद रखो, छपराल पर जो है वो विंटर में मोस्टली रेन मिलता है उसको। ठीक है। अगर हम समर्स की बात करें तो वेरी डोरमेंसी फॉर मेनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स इस फॉरेस्ट में बायोम में ग्रो ही नहीं करते हैं। ठीक है। ड्राई समर्स पे ये ग्रो ही नहीं करते हैं। कौन? नो सर, आई हैव ए 8 months बेबी, शी वाज हैविंग अ सर्जरी, दैट्स व्हाई। देखो नवीना, सबसे जरूरी चीज है ना कि अपने टीचर को इन्फॉर्म करना।
तुम अगर मेरे को इन्फॉर्म कर देता या क्लास ग्रुप में लिख देता, यहाँ पे सब अंडरस्टैंडिंग है, सब मैच्योर हो चुका है, सब अंडरस्टैंडिंग है, सबको किसी चीज़ से कोई इशू नहीं है, ठीक है। तुम अगर ग्रुप पे ये चीज़ मेंशन कर दोगे कि सर मेरा ड्यू टू सम मेरा फैमिली इश्यूज, मेरा बेबी का इशूज, तो इसमें कोई दिक्कत थोड़ी था। तुमको इन्फॉर्म तो कर देना चाहिए था ना कि सर मैं छुट्टी में जा रही हूँ, मेरे को थोड़ा इमरजेंसी, फैमिली इमरजेंसी, और मेरे को चाहिए छुट्टी, और तो सर प्लीज़ ये कर दीजिए। कोई टीचर तुम्हारे लिए क्यों वरीड होगा, पहले ये बताओ। ये चीज़ तो सच बात है ना। अगर तुम कहीं पे भी जाओगे तो थोड़ा इन्फॉर्म कर देना चाहिए ना, सर्जरी है बोल के। हम कहाँ मना कर रहे हैं, फैमिली इज इम्पोर्टेंट, उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे हो। बट एटलीस्ट इन्फॉर्म कर दिया करो ग्रुप चैट्स में कि सर हम जा रहे हैं, हम अभी अटेंड नहीं कर पाएंगे क्लासेस। मेरे को नहीं, कम से कम किसी को तो इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। तो इन्फॉर्म कर दिया करो, ऐसा नहीं करो कि मतलब इन्फॉर्म ही ना करो किसी को। तो यह बात करता है क्या है कि छबराल कैन बी फाउंड थ्रू आउट द सदर्न कैलिफोर्निया, बाजा एंड मेक्सिको। अब मेरे को कोई बताएगा, इतना नाम सुनते हो कैलिफोर्निया, ये कैलिफोर्निया वाला जो देश है ये कहाँ है? कैलिफोर्निया वाला जो देश है ये कहाँ पे? इतना पढ़ रहे हो, इतना सुन रहे हो। सुशीला, ज्योति, नितिन, कैलिफोर्निया वाला जो देश है ये कहाँ है? ओके। अच्छा ठीक है। हम ना ये चीज बहुत बार सुनते आए हैं। कुछ चीजें बताओ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ। तो थोड़ा ऊपर जाओगे, यहाँ और भी ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, तुम्हारा क्लोज टू क्या है समझ रहे हो? क्लोज टू में अगर बात करूँ, ट्रॉपिक्स है, ट्रॉपिक्स के पास पास है, ठीक है। यूएसए कहाँ है? यूएसए यहाँ है, नॉर्थ अमेरिका के थोड़ा पास में अगर ले, तो कुछ कंट्रीज हैं जिसके बारे में तुमको पता होना चाहिए, और सुने भी हो, बहुत बार सुने हो, इन कंट्रीज के नाम बहुत बार सुने हो। इसको हम बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है। ये जो देश है ये कैलिफोर्निया है। ये भी सुने हो, लॉस एंजलस। ये आएगा पॉल्यूशन में, लॉस एंजलिस स्मोक्स। और एक देश है यहाँ पे, तुम उसका नाम भी जानते हो, सैन डियागो। ये सब मूवीज में दिखाता है ना, मूवीज में, इंग्लिश मूवीज में ना, इन सब जगहों के नाम तो फेमस है। दीज आर वेरी फेमस। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, मैक्सिको, यूएसए। पैसिफिक ओशन जो है ये इस तरफ पैसिफिक ओशन है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये थोड़ा मैप स्टडीज भी होना चाहिए, क्योंकि बायोम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो मैप्स होना चाहिए। तो तुम्हारे जो बायोम्स वाले फॉरेस्ट है वो इन रीजन्स में मौजूद है, ठीक है। छपराल जो फॉरेस्ट है वो इन रीजन्स में मौजूद है, समझ में आ रहा है? तो ये मैप का थोड़ा बहुत स्टडीज होना चाहिए तुम्हारा। शिकागो, शिकागो तो यहाँ नहीं है भाई। लास वेगास थोड़ा साइड में है, कैलिफोर्निया से थोड़ा दूर है। लास वेगास जो है थोड़ा साइड में है।
लॉस एंजलिस से नीचे आएगा सैन डिएगो, और कैलिफोर्निया से थोड़ा कंट्री से बाहर जाएगा तो तुम्हारा आएगा लास वेगास। हाँ, ड्राई एरिया क्यों है, क्योंकि वो जो रीजन है वो तुम्हारा ट्रॉपिक्स के पास है, सबसे बड़ी चीज है कि वो ट्रॉपिक्स के पास है। ठीक है, ये चीज याद रखना, ट्रॉपिक्स के पास है, इसीलिए वो जो इलाका है वो बहुत ही कोस्टी इलाका है, कोस्ट फ्रम्ड इलाका है। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन हैं। जो वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ कंटिनेंट्स होते हैं उनमें डेजर्ट्स क्यों दिखते हैं जानते हो? वाई वेस्टर्न बाउंड्रीज ऑफ करें जो इलाका है उनमें तुम्हारा मोस्टली डेजर्ट्स होता है। क्यों होता है पता है तुमको? ऐसा क्यों होता है पता है? डेजर्ट्स वहां पे क्यों होते हैं पता है तुमको? इंडिया की ही बात कर लेते हैं। तुम किसी भी कंटिनेंट की ले लो, किसी भी कंटिनेंट की बात ले लो, वेस्टर्न पार्ट में मोस्टली ना, ट्रॉपिकल रीजन में वेस्टर्न पार्ट में तुम्हारा डेजर्ट्स ही दिखेगा। उसका रीजन ये है कि जो तुम्हारा ईस्टर्न पार्ट होता है ना कंटिनेंट का, वहां पे वार्म करंट फ्लो कर रहा होता है। अब हर चीज का देखो अपना एक कहानी है। मैं अगर बात करूँ ईस्टर्न, मतलब ये जैसे कि अमेरिका होगा, इसका जो ईस्टर्न साइड होगा, इसमें क्या हो रहा होगा कि एक वार्म करंट फ्लो कर रहा होगा, इसके चारों तरफ ना गर्म पानी फ्लो कर रहा होगा, वार्म करंट होगा। और वार्म करंट क्या होगा, वो मॉइस्चर लेके ऊपर छोड़ेगा। जो भी मॉइस्चर होगा वो क्या होगा, पूरे कंटिनेंट में बारिश करते हुए यहाँ पहुंचेगा। जब तक यहाँ पहुंचेगा वेस्टर्न पार्ट में, तब तक क्या होता है कि वो रीजन जो होता है, वो एयर जो होता है वो मॉइस्चर लेस होता है। इधर का एयर जो होता है वो मॉइस्चर लेस हो जाता है। अब क्योंकि ये मॉइस्चर लेस हो जाता है तो यहाँ पे ड्राई रीजन बनने के आसार रहते हैं। ठीक है, साइंस है, एवरीथिंग इज साइंस एंड रिलेटेड टू क्लाइमेट। दैट्स वाई ये जो बायोम है ये सब भी रिलेटेड टू क्लाइमेट ही है। इसलिए वहां पे ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो रहा है कि वो ड्राई कंडीशंस पे काम कर रहा है। समझ में आ रहा है? वेरी क्लियर कट आंसर। ये सब जो होता है ना, ये सब जेन्युइन साइंस है। ये साइंस जो पढ़ेगा ना वो खतरनाक है। ईवीएस का साइंस पढ़ लिए तो भाई सब कुछ पढ़ लिए। खैर आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा डेजर्ट बायोम। तो डेजर्ट बायोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेजर्ट बायोम में तो हम जान ही रहे हैं क्या क्या है। डेजर्ट बायोम्स जो है उसका तो बहुत कम बारिश होगा, 12 इंच ऑफ प्रिसिपिटेशन एनुअली दिखाता है। ठीक है, और क्या होता है कि एक्सपीरियंस वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर फेस कर रहा है। डेजर्ट में दो सब टाइप है, एक होता है तुम्हारा हॉट, ड्राई, सेमी एरिड, कोस्टल, कोल्ड टाइप्स। पहला क्या बोला, हॉट। अभी तुमने सिर्फ दो ही डेजर्ट्स के बाद नाम सुनोगे बचपन से अभी तक, हॉट एंड कोल्ड। बट यहाँ पे क्या है कि हॉट प्लस ड्राई प्लस सेमी एरियड प्लस कोस्टल प्लस कोल्ड, ये 5 टाइप्स बता दिए उसने डेजर्ट के। ठीक है, प्लांट्स जो है वो एडेप्टेड होते हैं वेरी लो रेनफॉल को। एनिमल यूज की बात करें तो बोरिंग है, नॉक्टर्नल एक्टिविटीज, मतलब दिन में ही काम नहीं करते हैं, मोस्टली रात वाले काम करते हैं। ठीक है, डे टाइम के टेम्परेचर में काम नहीं करते हैं वो लोग। तो ये तो जानते हो, यूकाज है, कैक्टाइज है, रेप्टाइल्स भी मिलते हैं, स्मॉल मैमल्स भी मिलते हैं, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ मोजावा डेजर्ट नहीं है, बहुत सारे जैसलमेर के डेजर्ट्स भी इसी तरीके से, तो डेजर्ट बायोम को तो बताने की जरूरत है नहीं। डेजर्ट बायोम इज वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, इसके बाद आता है टुंड्रा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में ये पढ़ना भी चाहिए। टुंड्रा के बारे में तुमको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, टुंड्रा क्या है? टुंड्रा बायोम। ठीक है, टुंड्रा बायोम की अगर हम बात करें तो कोल्डेस्ट बायोम है, ट्री लेस है। यहाँ पे तुमको ट्री नहीं दिखेंगे, बट क्या दिखता है जानते हो? एक दिखता है तुमको, एक स्पेशल फीचर दिखता है जिसको हम बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। कभी ये वर्ड के बारे में सुने हो? तुम में से कोई भी ये वर्ड के बारे में सुना है, परमाफ्रॉस्ट? परमाफ्रॉस्ट के बारे में सुने हो कोई? क्या होता है कृष्णा? सुने हो तो थोड़ा बताओ, क्या होता है परमाफ्रॉस्ट?
परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, कम से कम दो सीजन, दो सीजन्स को सरवाइव कर गया, टू समर सीजन्स, दो समर सीजन को सरवाइव कर गया आइस मिक्स्ड विथ प्लांट डेब्रिस प्लस सॉइल। ठीक है, इसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट। कम से कम दो समर सीजन तक उसमें मेल्टिंग नहीं दिखेगा। दो समर सीजन को जो रीजन परमाफ्रॉस्ट का क्रॉस कर गया है, प्लांट डेब्रिस और सॉइल के साथ ये आइस जब मिक्स होता है ना, तब ये परमाफ्रॉस्ट वाला रीजन बनता है। ठीक है, अब इसमें भी दो समर सीजन को जो सरवाइव कर गया, मतलब दो समर सीजन में उसमें मेल्टिंग दिखाई नहीं है, उसको हम परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना। और ये कोल्डेस्ट बायोम में यही वाला चीज दिखता है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि रिसीव्स ओनली अबाउट 60 ग्रोइंग डेज एंड लो प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन तो होगा ही नहीं, बर्फीला इलाका में क्या प्रिसिपिटेशन। ठीक है, श्रब्स मिलेंगे, लाइकेंस मिलेंगे, मॉसेस मिलेंगे, स्लेजेस मिलेंगे, लिवर ओट्स मिलेंगे। एनिमल्स में तो लेमिंग्स, कैरिबाउ, माइग्रेटरी बर्ड्स, मस्किटोज, फ्लाइज, फिशेस, ये सब दिखेगा। ये सब तो बताने की जरूरत नहीं, टुंड्रा रीजन्स की बात है, कहानी कुछ खास है नहीं, इतना डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है। हमेशा आइस जमी रहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हमेशा आइस जमी रहेगी ये कहीं नहीं लिखा है कि हमेशा आइस जमी रहेगी उसमें। ये कहीं नहीं लिखा है कि हमेशा आइस जमी रहेगी उसमें। जरूरी नहीं है हमेशा आइस जमी रहेगी। ना ना ना, हमेशा आइस नहीं जमी रहती है, मेल्टिंग होती है। बट दो सीजन को सरवाइव कर गया, दो समर सीजन को, तो काफी बड़ा चीज होता है ना, दो समर सीजन जब सरवाइव कर जाता है कोई भी चीज। समझ रहे हो? हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही है ज्योति, तो आज तो आवाज ही नहीं निकल रहा है ज्योति का। ज्योति, सुशीला का तो बात बोल भी रहा है सुशीला। नवीना से भी बात हो गई है, ज्योति अकेली बची हुई है। नितिन भी तो बोला है कुछ ना कुछ, सिर्फ ज्योति बची हुई है। क्लास में हो भी ज्योति? क्लास में हो तुम लोग में से कोई या नहीं हो? हाँ या ना भी नहीं बोलते हैं, गजब ही है एकदम। प्रेजेंट है ज्योति? हाँ ये सर, हाँ करेक्ट। ठीक है, तो जैसे कि अब तुम्हारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ, टुंड्रा बायोम। अब चलते हैं तुम्हारा नेक्स्ट बायोम। देखो इस पे भी क्वेश्चन आता है, टाइगा बायोम पे। तो टाइगा बायोम क्या है जानो? टाइगर बायोम की बात करें तो ये थोड़ा नीचे, जो बोरियल फॉरेस्ट हम लोग कल नहीं पढ़ रहे थे, बोरियल जो गॉडेस ऑफ नॉर्दर्न विंड, गॉड ऑफ नॉर्दर्न विंड के नाम पे दिया गया है। नॉर्दर्न विंड जो है, ठीक है, उसका नाम है द बोरियस, उन्हीं के नाम में पड़ा है बोरियल फॉरेस्ट। तो ये बोरियल फॉरेस्ट जो है ये एक्सटेंड करता है ऑफ साउथ आर्टिक सर्कल, साउथ आर्टिक सर्कल से एक्सटेंड करता है। टाइगा क्या है कि इसमें लॉन्ग और ड्राई विंटर्स होंगे। पहली बात तो लंबे विंटर तो होंगे बट ड्राई विंटर होंगे, मतलब उनमें प्रिसिपिटेशन नहीं होगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑल्दो कूल रहेगा। और समर जो है इसमें बारिश वाले रहेंगे, वेट समर रहेंगे। और इसमें जो ग्रोइंग सीजन होता है वो 130 दिन का होता है। एनुअल प्रिसिपिटेशन जो होता है काफी ज्यादा होता है, 60 से 40 इंच टिपिकली एज स्नो, स्नो के फॉर्म नहीं होगा। क्योंकि बोरियल जो है, टाइगर वेजिटेशन जो है काफी दूर नहीं है। टाइगर वेजिटेशन जो है वो आर्टिक से काफी दूर नहीं है, पास पास है आर्टिक। इसलिए उसमें भी जो सीजन दिखेंगे वो काफी हद तक इस तरीके से कॉनिफरस पेड़ वाले दिखेंगे। समझ रहे हो? अच्छा एक चीज मेरे को बताओ,
जैसे कि तुम अगर मैं बात करता हूँ कि डेजर्ट बायोम और मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारा टाइगा बायोम, ठीक है, इनके प्लांट में इनके प्लांट की जो फिजियोलॉजी है, इनके अंदर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उनकी जो फिजियोलॉजी है, क्या तुम उनमें कोई डिफरेंसेस बता सकते हो? ऐसे कोई पूछ देगा तुमको क्वेश्चन कि डेजर्ट बायोम और तुम्हारा टाइगर बायोम, इन दोनों के बीच में जो प्लांट्स हैं उनके बीच में कोई डिफरेंसेस बता सकते हो? उनकी फिजियोलॉजी पे कोई डिफरेंसेस बता सकते हो? कोई पूछेगा, क्या बताओगे? आई एम प्रिपेयरिंग और फॉर यू। देखो, जेआरएफ निकाल लेने से भी तुमको कहीं ना कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऐसा उड़ो मत हवा में। जेआरएफ निकाल लिए तो एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू फिर भी होगा, और इंटरव्यू में जरूर पूछेगा तुमको क्वेश्चन घुमा फिरा के। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। बताओ ये क्वेश्चन कि जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस है प्लांट स्पीसीज में, वो क्या क्या हो सकते हैं डेजर्ट बायोम कंपेयर्ड विद टाइगा बायोम? बता पा रहे हो तो नो बोल दो। ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आ रहा है तो नो बोल दिया करो। ये नहीं कि सोचना शुरू करो, टाइम वेस्ट करो, 2-3 घंटे खाओ। आ रहा है तो कुछ बोलो, नहीं आ रहा तो मत बोलो। जिसको जो आ रहा है बताओ यार, ऐसे थोड़ी होता है चुपचाप बैठोगे। अरे कोई नहीं बताया क्या? गजब ही हो यार, क्वेश्चन पूछते हैं तो बता ही नहीं पाते हो। यार नहीं पता है तो नो तो बोल दिया करो, कोई नो भी नहीं बोल रहा है, गजब ही हो यार। ओहो, आईपीएल खेल के तुम्हारा टाइम खत्म हो गया शायद, इसलिए पहुंच गए थे दोस्त। क्या मजाक लगा रखा है? जब मन करता है आते हो, जब मन करता है चले जाते हो। हवा चस्का चढ़ गया है क्या तुमको? अपने मन से आते हो, अपने मन से जाते हो भाई।
डेजर्ट प्लांट हैव थॉर्न, इसमें भी थॉर्न होता है, कांटे होते हैं कॉनिफरस में। फिर दोस्त तुम हो कहाँ, आते हो जाते हो, क्या मतलब है तुम्हारा? हम्म। अपने मन से आते हो, अपने मन से चले जाते हो, क्लास अटेंड करते हो, 10 मिनट ज्वाइन करते हो, उसके बाद गायब हो जाते हो अपने मन से। क्यों करते हो भाई ऐसे? ओके। तुम में से कौन पढ़ा है C3 साइकिल, C4 साइकिल, थोड़ा डिस्टर्बेंसेस चल रहा है सर। अपने मन से ना, डिस्टर्बेंसेस का ना कुछ एग्जांपल मत दिया करो। जो भी प्रॉब्लम है क्लास ग्रुप पे लिखा करो। थिक क्यूटिकल्स, प्लांट ऑफ ट्रांसपिरेशन, यस डेजर्ट। तो C3 साइकिल आता है या नहीं आता है तुम लोगों को? डू यू नो व्हाट इज केल्विन साइकिल? केल्विन साइकिल का मतलब पता है ना तुम लोगों को, क्या क्या होता है? पढ़े हो कि नहीं केल्विन साइकिल? हाँ या ना? आता है या नहीं आता है सुशीला, नितिन, ज्योति, नवीना? हम्म। पढ़े हो ना ये सब चीजें? हाँ, तो इनको अब मैं एक्सप्लेन नहीं करने जाऊंगा। ठीक है, C3 C4 साइकिल जो भी है, और डेजर्ट प्लांट में क्या खासियत है, क्या डिफरेंसेस है फिजियोलॉजी में, यही सब जो डिफरेंसेस है, दैट यू शुड नो। ठीक है, ये सब में मैं घुसूंगा नहीं अंदर। ठीक है, तुम उसको देख लेना, हैंड ओवर कर लेना। तुमको फिर तो जो भी प्रॉब्लम है ना, तुम क्लास ग्रुप में लिखोगे। ठीक है, और क्लास में जो बीच क्लास में थोड़ा अटेंड करके भाग जाते हो ना, बहुत गलत तरीका है वो। ठीक है, जो ऐसा करोगे तो फिर दुआ नहीं निकलेगा, बददुआ निकलेगा कि तुम्हारा जहरफ ना निकले। ठीक है, ऐसे काम मत करो। सच बता रहा हूँ, पछताओगे फालतू का, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अगर प्रॉब्लम है तो क्लास ग्रुप पे लिख दिया करो, पहले ही बता रहा हूँ। तुम कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ, तुम क्लास में आते हो 10 मिनट के लिए, फिर गायब हो जाते हो, फिर चले जाते हो कहीं। 10 मिनट के लिए आते हो, फिर चले जाते हो, 10 मिनट के लिए आते हो, फिर चले जाते हो। ये तरीका नहीं है ना भाई। करना है तो पूरा अटेंड करो, या तो क्लास ग्रुप पे लिख दो कि सर मेरे को दिक्कत है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मेरा कुछ प्रॉब्लम है। एक सही रीजन देना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो अलग बात है, तुम क्लास अटेंड करो ना करो वो तो तुम्हारी मर्जी है। तो जो भी प्रॉब्लम है उसको, इश्यूज को बताया करो। ये नहीं कि क्लास रूम में बताया नहीं करो, तुमको ढूंढता रहूँ मैं, क्लास में क्यों आ रहा है क्यों नहीं जा रहा है। खैर, हम लोग टाइगर की बात करते हैं। टाइगर में जो कॉर्निफरस ट्रीज है, उनमें कौन कौन से जानवर रहते हैं तुम्हारे? डियर, मोसेस, लिनक्स, डियर, वुडपेकर, ये सब रहते हैं। अलास्का वाला जो रीजन है, वो पूरा का पूरा टाइगर फॉरेस्ट से भरा हुआ है। अलास्का वाला जो जोन है वो तुम्हारा टाइगर से टाइगर लगा हुआ है। क्लियर? आज नहीं जाना है फिर दोस्त? प्रॉब्लम जो भी है क्लास ग्रुप में लिख दिया करो। ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं है कि तुम क्लास अटेंड करो या ना करो। अगर प्रॉब्लम है तो क्लास ग्रुप पे लिखा करो, जो भी है सबके लिए एप्लीकेबल है यार। घर में कोई भी इश्यूज है या कोई प्रॉब्लम है, वो लिख दिया करो क्लास ग्रुप में। यार सब समझदार है, किसको नहीं पता है किसके घर में क्या इश्यूज हो रहा है, फैमिली में क्या हो रहा है। जिसको जो भी इश्यूज हो रहा है वो लिख दिया करे, इसमें प्रॉब्लम थोड़ी है कि तुम नहीं, तुम लिख दोगे तो तुम पे हंसेगा लोग। ऐसा कहाँ लिखा है कि तुम पे हंसेगा लोग? वेरिएशन से प्रॉब्लम हो रही है, एक्चुअली टाइमिंग वेरिएशन से प्रॉब्लम हो रही है। टाइमिंग वेरिएशन मतलब समझा नहीं मैं। तुम इस टाइम में करते क्या हो 9 से 10 के बीच में?
व्हाट इज द इशू इन 9 to 10 विथ यू? मेरे को ये पूछना है। बायोम के प्लेसेस। वर्ल्ड बायोम का मैप ही लगा के दिखा देता हूँ, इतना परेशान क्यों हो? कुकिंग सर। अपने लिए बनाते हो या पूरे फैमिली के लिए बनाते हो? घर के। तो थोड़ा पहले बना दिया करो खाना। इसमें क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा पहले बना दिया करो भाई खाना। रोटी को छोड़ के बाकी सब चीजें पहले बना दिया करो। घर के लिए सर, उसमें क्या दिक्कत है? खाना ही तो बनाना है, थोड़ा पहले बना दिया करो। अभी ये तो फिर रोज का रहेगा ना तुम्हारा। खाना बनाना, खाना खाना, ये तो रोज का रहेगा, फिर क्या करोगे? खैर छोड़ो, ये सब नहीं जानेंगे हम। जो काम के लिए आए हैं वो करते हैं। ये तुमको मैप दिखाता हूँ। चेंज नहीं नहीं नहीं, और नहीं हो सकता है। ये जो चेंज कराना था ना, ये बहुत पहले कराना था, अब ना होगा चेंज। अब सारी क्लासेस जो है वो फिक्स हो गई हैं, अब ना इधर घिसका सकता ना उधर। क्लासेस का टाइमिंग बिल्कुल इधर नहीं, उधर उधर नहीं कर सकता है। रोटी बनाना है तुम 10-15 मिनट में बना लो, क्योंकि मैं वैसे ही लेट ज्वाइन कराता हूँ। मैं वैसे ही बच्चों को लेट ही ज्वाइन कराता हूँ, तो 15 मिनट पहले बना लो। 8 से 8:30 के बीच में शुरू कर दो खाना। हंसने से नहीं होगा ना बाबू। हंसने से नहीं होगा, अपने मन से हंस दोगे, अपने मन से आके चले जाओगे, कोई फायदा थोड़ी होगा। कभी बोलते हो तुमको यहाँ आना है, जेनू आना है, कभी बोलते हो कि सर, सर खाना खाना है। भाई खाना खा के तो जेनू नहीं पहुंच पाओगे, ये तो निश्चित है। बिना खाना खाए जेनू पहुंच सकते हो। खाना ही खाना है तो फिर जेनू कैसे आओगे? दिख रहा है ये तुम लोग मैप? आई थिंक दिख गया होगा। मैं वैसे भी लेट ही ज्वाइन कराता हूँ, 8:30 से 9:15 के बीच में। 9:15 में तो ज्वाइन करो कम से कम। वो भी नहीं करोगे तो कैसे होगा? कृष्णा, अब तुमको दिख रहा होगा आई थिंक। ओ बाबू कृष्णा, बाबू मसाए, दिख रहा कि नहीं तुमको? क्या दिखा रहा हूँ तुमको? इक्वेटर से पोल की तरफ सड़क नजर आ रहा है? हाँ, अब सही दिख रहा होगा। अब देखना, तुम थोड़ा देखो कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, हर कंट्री का जो ईस्टर्न कोस्ट है, तुम नजर डालो थोड़ा ईस्टर्न कोस्ट में। हर कंटिनेंट का ईस्टर्न कोस्ट को नजर डालो, कैसा दिख रहा है तुमको? हर कंट्री का ईस्टर्न कोस्ट को देखो कैसा दिख रहा है। कुछ स्पेशलिटी नजर आ रही है? कुछ बताया था ना तुम लोगों को मैंने? क्या बताया था? कि जो ईस्टर्न कोस्ट होता है कंटिनेंट का, उसके चारों तरफ का जो पानी है वो गर्म पानी होता है। यही नहीं बताया तुमको? और वो जब भी वो गर्म पानी होने की वजह से क्या होगा, उसमें से मॉइस्चर बाहर निकलेगा, और मॉइस्चर निकल के बाहर क्या करेगा, हर कंट्री के ईस्टर्न साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में कंटिनेंट के, क्या करेगा, बारिश करेगा। ठीक है। वो बारिश करते 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 लैंड की तरफ जाएगा।
और जैसे ही वो लैंड की तरफ जाएगा एक समय के बाद मॉइस्चर लूज कर देगा और गिर जाएगा। समझ में आया? यही तुमको दिख रहा है हर मैप में, देखो यही चीज दिख रहा है कंटिनेंट में, हर कंटिनेंट में। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, इस तरफ देखो ग्रासलैंड है, उस तरफ नहीं है, डेजर्ट और सवाना वाला इलाका है। दिख रहा है ना? तो यही बात है, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना और बड़े अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये तुम्हारा यूनिट 3 में है। कन्वेयर बेल्ट है जिसको बोला जाता है, वाटर ओशन का कन्वेयर बेल्ट। इसमें गर्म पानी कहाँ से जा रहा है, किधर से मुड़ रहा है, कैसे मुड़ रहा है, इस पे चर्चा की गई है। ठीक है, कन्वेयर बेल्ट की बात चल रहा है। लेकिन हम आगे चलते हैं। ग्रासलैंड बायोम्स की बात करते हैं। तो ग्रासलैंड बायोम्स तो भाई इसको तो बताने की जरूरत है नहीं, दिस इज नॉट अ बिग क्वेश्चन। एक मिनट। तो ग्रासलैंड बायोम्स की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये डोमिनेटेड बाई ग्रास होता है, जैसे कि नाम से ही समझ में आता है। हॉट tropical savanna takes up nearly half of the Africa as well as part of India. इंडिया का कुछ पार्ट हॉट ट्रॉपिकल सवाना लेता है, साउथ अमेरिका का लेता है, ऑस्ट्रेलिया का लेता है। सवाना रिसीव द कंसंट्रेटेड रेनफॉल फॉर सेवरल मंथ। बहुत महीने तक तुम्हारा ये रेनफॉल रिसीव करता है। एंड देन ड्रॉट, देन थोड़ा ड्रॉट भी रिसीव करता है। फ्यू ट्रीज डू नॉट डॉट द ग्रेसी सवाना, डॉट द ग्रेसी सवाना। मतलब ये हर जगह में है। सवाना की बात करें तो ऑलमोस्ट हर पार्ट्स में ही दिखता है ये। मतलब बात करें तो बहुत कम महीने के लिए बारिश होगा और फिर बाकी महीने जो होगा डेजर्टिफिकेशन होगा, क्योंकि जो कि वो बोला है। तो टेम्परेट ग्रासलैंड तो समझ ही रहे हो, जो कि 23.5 डिग्री से ऊपर वाले जितने भी ग्रासलैंड हो गए, जैसे स्टेपी हुआ, वेल्डेस्ट हुआ, तुम्हारे प्रेरीज हुआ। ठीक है, इनमें क्या है, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड है। तो इनमें क्या होता है कि मॉडरेट प्रिसिपिटेशन होता है, हेवी प्रिसिपिटेशन नहीं होता है। और क्या होता है कि ये सब रिच सॉइल होते हैं। हॉट एंड समर, कोल्ड एंड विंटर डिस्टिंग्विश दिस बायोम्स। हॉट समर और कोल्ड विंटर्स में बड़े ही अलग अलग तरीके के उनको फीचर्स दिखेंगे, तो वो भी देखने को मिलता है किसमें, हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स वगैरह में मिलता है। बायोम्स जो है ये उसी तरीके के हैं। ठीक है, इनके जो एग्जांपल्स है, डियर है, गैजल्स है, बर्ड्स है, इंसेक्ट्स है, लार्ज प्रेडेटर्स, ये सब इसके कारण। देन कम्स रेन फॉरेस्ट। ये तो उस दिन भी पढ़े थे, इसको तो नहीं बताऊंगा, ये तुम खुद ही पढ़ना, क्योंकि ये काफी हद तक रिवीजन करवा चुका हूँ। रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात हो चुकी है। लार्जेस्ट बायोडाइवर्सिटी होने का रीजन भी तुम जानते हो, उसको तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट ट्रॉपिकल के अलावा ना टेम्परेट रेन फॉरेस्ट भी होता है, जो कि हायर एल्टीट्यूड में मिलता है। इसके बारे में तुमको पता होना चाहिए। देन टेम्परेट डेसिडियस, इसमें भी कोई बड़ी कहानी नहीं है, सेम चीज है। टेम्परेट डेसिडियस है या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट है। डेसिडियस में तुम्हारा झड़ना शुरू हो जाएगा, डेसिडियस नाम से ही समझ में आता है। डेसिडियस के जो ब्रॉड ट्रीज होते हैं, लीव्स होते हैं, एवरग्रीन, अदर प्लांट्स फ्लोरिश, इसमें अदर प्लांट्स भी फ्लोरिश करता है, ये भी क्लियर है। अल्पाइन बायोम्स, इसको तो भाई कभी भी कोई भी बता देगा। अल्पाइन बायोम तो बहुत ही इजी है, इसे तो बताने की जरूरत ही नहीं है। 180 दिन का यहाँ पे ग्रोइंग सीजन होता है और हाई एल्टीट्यूड में है। श्रब्स, ग्रासेस, हेल्दी थ्राइव्स, ये सब ग्रो करते हैं। और मैमल्स तो यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे, सिक मिलेगा, गोट मिलेगा, पिकैस फ्लोरिस। ये सब जो नाम सुन रहे हो ना, ये बहुत ही इजी है, क्योंकि ठंडा प्रदेश है। अल्पाइन बायोम जैसे हिमाचल प्रदेश हुआ, तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर हुआ, ऐसे रीजन की वो बात कर रहा है। ठीक है, हाई सेरा नेवाडा माउंटेन रीजन इन कैलिफोर्निया, सही बात है, जहाँ पे बर्फीले पहाड़ है उन सबको अल्पाइन रीजन बोला ही जाता है। पोलर रीजन नहीं है ये, फिर कंफ्यूज मत होना, आर्टिक नहीं है, इट इज अल्पाइन। अल्पाइन मतलब क्या होता है कि माउंटेन होगा और माउंटेन में ग्लेशियर्स होंगे। ठीक है, एक तो स्नो कवर्ड माउंटेन्स होगा तभी वो अल्पाइन होगा। इस चीज का ध्यान रखना, इसको कंफ्यूज मत करना पोलर के साथ। क्लियर? अब चलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी के कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है। देखो, पॉपुलेशन भी हमने पढ़ रखा है कि वो भी एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, a population is a group of organism of the same species occupying a particular space at a particular time.
बहुत सिंपल है। तो मेरे को कोई एक पॉपुलेशन का एग्जांपल देगा? कोई भी एक पॉपुलेशन का एग्जांपल दे दो मेरे को। क्या है नितिन यार, हाथ किसना टेक देता है हाथ? बोलो। टेकना क्या है? बोलो। पॉपुलेशन इकोलॉजी का एग्जांपल दो। दो भाई, एग्जांपल। किसी को नहीं पता है पॉपुलेशन इकोलॉजी का एग्जांपल क्या है यार? ये सब मैं बताऊंगा यार, तुम लोगों को भी गजब ही हो यार। हाँ, अब पकड़े हो थोड़ा वो सही। ह्यूमन पॉपुलेशन बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी चीज है नहीं। यहाँ पे जो लिखा है कि इनके जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो किससे किससे डिटरमाइन होते हैं। पहला चीज है ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा चीज है डेंसिटी, तीसरा चीज है डिस्पर्सन, चौथा चीज है ग्रोथ रेट, और पांचवा चीज है एज स्ट्रक्चर। ठीक है। तो इसमें जो वो बात कर रहा है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, हमने पढ़ा है अभी पॉपुलेशन के बारे में। क्लियर? यस, हमने पढ़ा ना अभी। जो बायोम्स के बारे में पढ़ा उसमें देखे ये पॉपुलेशन कैसे कैसे बिखरे हुए हैं। एक स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है कितने बिखरे हुए हैं तुमको दिख रहा था वहां पे, करेक्ट? अलग अलग कंटिनेंट में अलग अलग तरीके के स्पीसीज जो हैं वो, लेकिन वो जो है एक स्पीसीज उसमें से कंसिडर करो तो वो क्या है, वो अपने जगह तो स्थापित करके रखा हुआ है ना कि इतने इलाके में मिलूंगा। स्पेसिफाइड एरिया एट स्पेसिफाइड टाइम, जो कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शा रहा है। इसके बाद आता है डेंसिटी। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में डेंसिटी का क्या रोल है? बताओ। नंबर ऑफ पीपल्स पर यूनिट एरिया। बट ये जो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी वाली टर्म है वो बताती क्या है, वही पूछ रहा हूँ मैं सुशीला। बोला तो तुमने सही है, बट वो बताती क्या है ये बताओ। तुम बोल तो रहे हो सही सही, बट ये बताती क्या है वो पूछ रहा हूँ। बता सकते हो क्या बता रही है?
सर आपका कॉमन दिख रहा है, आपको कमेंट दिख रहा है। अरे ठीक है, ये मैं समझ गया, मैं बोल रहा हूँ कि पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो क्या बता रहा है। वॉइस में जर्क है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या वॉइस में? अरे मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं, क्या हो रहा है? नहीं। अरे यार ठीक है ठीक है, एक मिनट। अब दिख रहा है? किससे रिमूव करके लाया हूँ? दिख रहा है कि नहीं भाई? हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? चलो, एक तो ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही थी, एक डेंसिटी की बात चल रही थी। तो डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है? हाउ विल दे परफॉर्म, ठीक है, एंड व्हाट affects effects they will bring on environment, इस पे बात चल रही है। क्लियर? जब हम बात कर रहे हैं इस चीज की तो इस पे बात चल रही है। सर मस्त लग, हेयर कट मस्त लग रहा है। क्यों? नया क्या है इसमें? मस्त लग रहा है तुमको? नया क्या है इसमें जो मस्त लग रहा है तुमको? किससे लटक गया है क्या, कुछ दिख नहीं रहा है? नितिन, फिरदौस, सुशीला, बस इतना ही है? बाकी लोग गायब हो गए, नवीना ववीना। ओके, ये सब बातें छोड़ो। देन कम्स डिस्पर्सन, कि कैसे डिस्पर्स हो गए रहते हैं। ग्रोथ रेट तो जान रहे हो, ठीक है, मोर्टेलिटी वगैरह। एज स्ट्रक्चर भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि इसमें काम करता है। ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी के ये क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, तुमको पूछ देगा एग्जाम में पॉपुलेशन इकोलॉजी के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद आता है तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो कि है तुम्हारा आता ही रहता है हमेशा, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी और मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड, एमएसवाई। ये बोलता है कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एन area represents the maximum number of individual of a particular species that area can support indefinitely without degrading the environment। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज दैट एन एरिया कैन सपोर्ट, मतलब फूड, शेल्टर, ठीक है, पानी, ये सब जो चीजें हैं वो जब तक दे पाएगा तब तक तुम्हारा उस लेवल तक को हम मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड बोलते हैं। ठीक है। पॉपुलेशन इकोलॉजी में घुस चुके हैं तो पॉपुलेशन इकोलॉजी के बारे में समझो। ठीक है। विदाउट डिग्रेडिंग द इन्वायरमेंट, पहली बात तो डिग्रेड नहीं करो। अगर इन्वायरमेंट को काटना शुरू कर दोगे वैसे ही तुमको मिलेगा। अगर तुम्हारे पास बोले तो घर बनाने के लिए लकड़ी है नहीं, ठीक है, अब तुम जाके अंधाधुंध कटिंग करोगे, जाके पेड़ को काटना शुरू कर दोगे तो उसमें से तो वैसे ही आएगा। तो पेड़ काटोगे तो वैसे ही रिसोर्सेस मिल जाएगा। तो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड की तो वही कहानी ही नहीं है। वो कहानी ही नहीं। मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी, मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी बोलता है कि डिग्रेड होना ही नहीं चाहिए इन्वायरमेंट। ऐसे इस्तेमाल करो कि डिग्रेड ना ही हो इन्वायरमेंट कैरिंग कैपेसिटी का। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि एक के जो होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई के जो होता है वो मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड होता है। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। इंटीग्रल फॉर्म में एन टी इक्वल टू के अपॉन 1 प्लस ई टू दावर ए माइनस आर टी है। ठीक है। जब तुम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में ले जाते हो, डी एन अपॉन डी टी कर देते हो, तो यहाँ पे आर इंटू एन हो जाता है और के माइनस एन अपॉन के, कैरिंग कैपेसिटी माइनस एन नंबर ऑफ स्पीसीज अपॉन के।
तो ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, तो थोड़ा ध्यान देना। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में, तो इसके लिए तुम लोग तैयार रहना। क्लियर? अच्छा, ये एक चीज बताओ कि मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड जो होता है, क्या ये ऐसे रगड़ रगड़ के, मतलब रगड़ रगड़ के नहीं, लगातार बढ़ता रहेगा या कभी कभी घट जाता है? बताओ। कि प्लीज टेक टुमारो, कल ऑफिस जाना है। अरे क्या इशू हो रहा है बताएगा? मेरे को दिख रहा है सब। ठीक है, के की बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड की बात करते हैं अच्छे से। ठीक है, बात करता हूँ। ये क्या है कि ये वेल नोन एक्रोनिम इन द फिशरी साइंस में मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड का काफी ज्यादा काम है। MSY is defined as the maximum catch or mass that can removed from a population over an indefinite period. ठीक है। The key assumption behind the sustainable harvesting the model such as MSW is that the population of organisms grow and replace themselves. That is, they are renewable resources. ये बोल रहा है भाई, देखो। पॉपुलेशन को रिन्यूएबल रिसोर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, यही जो बोल रहा है। ठीक है, तभी इक्वेशन बनेगा मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड वाला जो इक्वेशन ना, ये बनेगा तभी, जिसमें कि एच जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इंडिविजुअल बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन और हार्वेस्टिंग रेट। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखना, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड के लिए भी इस तरीके का फॉर्मूला यूज होता है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है, यू नो इट वेरी वेल, इसको बताने की जरूरत नहीं है। dn/dt जीरो कर दोगे तो तुम्हारा ये जो कहानी है ये सब बन के आ जाएगा। ठीक है, ये तो इक्वेशन तुम समझ रहे हो, ये तो इसी के इक्वेशन का जो पार्ट है उसको पुट कर दिया। क्या बोलता है कि इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल देयर इज अ पॉइंट एट व्हिच पॉपुलेशन एग्जिबिट द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। ठीक है, वो ये पॉइंट है जहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ रेट हो रहा है। दिस पॉइंट is called as maximum sustainable yield, which is where the population size is half the carrying capacity, मतलब k by 2 is the n। तब तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम सस्टेनेबल यील्ड वो रीच करेगा। यहाँ पे तुमको इक्वेशन दिखा रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब शुरुआत होती है किसी भी इकोसिस्टम की, तो पाइनियर स्पीसीज होते हैं, उनको बार बार क्या होता है, तुमको ऑर्गेनिक मैटर मिलता रहता है, तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलता रहता है, वो ग्रो करता रहता है। ग्रो करते 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 एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि इसके बाद वो ग्रो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जो खाद्य है वो स्टेबल हो चुकी है, इसके ऊपर उसको जाने की हिम्मत है नहीं। ठीक है, खाद्य जो है वो अब उनके जो पॉपुलेशन में है वो डिक्रीज हो गया है, इसके ऊपर वो और सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब इसके ऊपर करेगा तो तुम्हारा इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वो कर नहीं सकता है, इसलिए अपने आप को वहां पे रोक दिया है।
क्लियर? ये चीज क्लियर हुआ? करेक्ट है ना? मैक्सिमम सस्टेनेबल का पोर्शन क्लियर हुआ? ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि मैक्सिमम सस्टेनेबल किसको बोला जाता है, क्या ग्राफ है। कल हम लोग टाइप्स ऑफ स्पीसीज पढ़ेंगे, आर सिलेक्टिव, के सिलेक्टिव, इसकी कहानी जो है वो थोड़ा आगे चलेंगे, पॉपुलेशन इकोलॉजी, और कुछ कुछ पोर्शन तुम्हारा रेमेडिएशन इकोलॉजी का भी कंप्लीट आउट करेंगे, ठीक है, कल की क्लासेस में। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और कोई अगर डाउट है तो पूछ सकते हो, अभी भी समय है तुम लोगों के पास। अगर नहीं है देन यू कैन ऑल लीव, ठीक है। कल ही कर, बाकी जो पोर्शन रहेंगे वो कल करेंगे आज। कोई डाउट से तो पूछ लो।